Today I am discussing about the most important chapter of science, class 9, from which minimum 2 to 3 questions are asked in every exam. So it is most important. So let's start without wasting of time. Chapter number is 8. Chapter name is Force and Law of Motion. Okay. In the previous chapter, we described the motion of an object along a straight line in terms of its position, velocity and acceleration. Okay, we saw that such a motion can be uniform or non-uniform. Okay, we have not yet discovered what causes the motion. Why does the speed of an object change with time? Do all motion require a cause? If so, what is the nature of this cause? In this chapter, we shall make an attempt to quench all such curiosities. Okay. For many centuries, the problem of motion and its causes had puzzled scientists and philosophers. A ball on the ground, यदि कोई बॉल एक ग्राउंड में है, व्हेन गिवन अ स्मॉल हीट, यदि उसमें थोड़ा सा हीट डालेंगे, मतलब धक्का लगाएंगे, हल्का स्मॉल हीट, ओके, डज नॉट मूव फॉर एवर, वह बॉल मूव नहीं करेगा. सच ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. इस तरह के जो ऑब्जर्वेशन है, यदि हम कोई बॉल में जितना ज़रूरत है उससे कम हीट किए, उसमें पुश किए या पुल किए या हिट किए, तो यदि वो नहीं हिल रहा है, सच ऑब्जर्वेशन क्या कहलाएगा? यह नेचुरल स्टेट में है. ओके, दिस रिमेंड द बिलीफ अंटिल Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. Okay. Here, figure 8.1. Pushing, pulling or hitting object change their state of motion. यहाँ पे पुश किया गया, धक्का दिया गया, पुलिंग खींचा गया और हिट मतलब प्रेशर देके धक्का दिया गया, ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन. जैसे कि आप यहाँ ए नंबर में देख सकते हैं, द ट्रॉली मूव्स अलोंग द डायरेक्शन वी पुश. यदि ट्रॉली को हम पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो ट्रॉली मूव कर रहा है. यहाँ बी में द ड्रॉवर इज पुल्ड, जब ड्रॉवर को पुल खींचा गया तो ये क्या हुआ? बाहर निकला. नेक्स्ट सी, यहाँ पे द हॉकी स्टिक हिट्स द बॉल फॉरवर्ड. ये हॉकी स्टिक से बॉल को हिट किया गया और बॉल क्या हुआ? फॉरवर्ड, आगे बढ़ा. ओके, इन आवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस as a muscular effort and say that we must push or hit or pull on an object to change its state of motion. Yes, the concept of force is based on this push, hit or pull. Okay, let us know, ponder about a force. What is it? Okay, in fact, no one has seen, tested or felt a force. कोई भी व्यक्ति जो है ना, फोर्स को न ही देख सकता है, न ही टेस्ट कर सकता है, न ही महसूस कर सकता है. Got it? However, we always see or feel the effect of a force. सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट को, उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. ओके, इट कैन ओनली बी एक्सप्लेनेड बाय describing what happens when a force is applied to an object.
Okay. Pushing, hitting and pulling of object are all ways of bringing object in motion in figure 8.1. Sure, yes. They move because we make a force act on them. Okay. From your studies in earlier classes, you are also familiar with the fact that a force can be used to change the magnitude of velocity of an object. That is, to make the object move faster or slower, or to change its direction of motion. We also know that a force can change the shape and size of object. यहाँ पे ये बताया गया है कि फिगर 8.1 में जैसा कि हमने देखा, किसी भी वस्तु को पुल करेंगे किसी दिशा में तो कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड परिमाण तो निकलेगा ही, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज आएगा। यदि हम किसी चीज़ को हिट करते हैं, पुल करते हैं, पुश करते हैं तो क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह मूव करेगा, फॉरवर्ड होगा और उसकी डायरेक्शन में चेंज, बदलाव आएगा। उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। वी आल्सो नो दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम यह भी जानते हैं कि यदि हम किसी चीज़ में फोर्स अप्लाई करेंगे तो वह अपना साइज शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि ये बॉल है, इसको यदि प्रेस किया गया तो ये दब गया। ओके, ये स्प्रिंग है, पहले ये स्थिति में था, इसको यदि खींचा गया, पुल किया गया दोनों साइड से तो ये स्थिति में आ गया। फिगर 8. Here figure 8.2, a spring expand on application of force, and B, a spherical rubber ball become oblong as we apply force on it. Got it? Now we will discuss about balanced and unbalanced force. Okay. Figure 8.3 here. Show a wooden block on a horizontal table. Two strings X and Y are tied to the two opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the X, the block being to move the right. यदि हम X को, यदि X तरफ से हम इसको क्या करेंगे, ये ब्लॉक को खींचेंगे तो यह राइट की तरफ मूव करेगा। ये ब्लॉक जो है ना राइट की तरफ मूव करेगा। ओके, द ब्लॉक बीइंग टू मूव द राइट। सिमिलरली इफ वी पुल द स्ट्रिंग Y, यदि उसी तरह यदि हम Y को, स्ट्रिंग को, इसको यदि खींचेंगे तो यह ब्लॉक जो है लेफ्ट की ओर मूव करेगा। स्ट्रिंग Y, द ब्लॉक मूव्स टू द लेफ्ट। ओके, बट if the block is pulled from both the sides with equal force, the block will not move. Such forces is called balanced force. यदि हम इस ब्लॉक को दोनों तरफ से एक इक्वल बैलेंस में, यदि इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहे हैं तो इधर भी 10 न्यूटन के फोर्स से खींचेंगे तो उतना ही दोनों तरफ यदि प्रेशर या दोनों तरफ से यदि पुल सेम इक्विवेलेंट फोर्स से यदि हम खींचेंगे तो ये क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, एज ए टीज रह जाएगा। इसी को ही हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। हेयर लिखा हुआ है, if the block is pulled from both the sides with equal forces, the block will not move. Such forces are called balanced force and do not change the state of rest of or of motion of an object. Now let us consider a situation in
which two opposite forces of different magnitude pull the block। अब एक सिचुएशन लेते हैं जो कि इस ब्लॉक को क्या करना है, खींचना है बोथ साइड से। इन दिस केस, इस केस में क्या करेंगे, द ब्लॉक वुड बिगन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स, thus the two forces are not balanced and unbalanced force acts in the direction the block moves। This suggests that unbalanced force acting on an object brings it in motion। यदि हम इधर 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींच रहे हैं तो इधर 5 न्यूटन की ओर से खींचेंगे तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। तो इस तरह के जो फोर्स लगा यहाँ पे, इस तरह के फोर्स को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे, क्योंकि इधर मूव कर गया और ये जो ब्लॉक है ये मोशन में आ गया, इधर मूव कर गया और ये मोशन में आ गया, तो इसे क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे। फिगर 8.3 टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ वुडन ब्लॉक। नो व्हाट हैपन व्हेन सम चिल्ड्रेन ट्राई टू पुश अ बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि कोई भी बच्चा, सम चिल्ड्रेन, कुछ बच्चा यदि किसी भी बॉक्स को रफ फ्लोर पे उसको पुश करेगा, धक्का देगा तो क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे। बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्सेस द बॉक्स डज नॉट मूव बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पुश। यदि बॉक्स को हल्का सा धक्का मारेंगे, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम उसमें पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे, तो वह बॉक्स जो है हिलने वाला नहीं है, वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट इन द पुश। क्योंकि रफ सरफेस है तो उसमें फ्रिक्शन लगा हुआ, फ्रिक्शन मतलब घर्षण। ओके, दिस फ्रिक्शन फोर्सेस अराइज बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, इन दिस केस बिटवीन द बॉटम ऑफ द बॉक्स एंड फ्लोर इज रफ सरफेस। रफ सरफेस, ओके, it balances the pushing force and therefore the box does not move। इन फिगर 8.4 बी में जैसा कि दिखाया गया है, the children push the box harder but the box still does not move। okay, this is because the friction force still balance the pushing force। if the children push the box harder still the pushing force becomes bigger than the friction force। figure 8.4c, there is an unbalanced force so the box start moving। यदि इस बॉक्स को, यदि हम जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा, जितना फ्रिक्शन लगा हुआ है रफ सरफेस पे उससे ज़्यादा यदि उसमें पुश करेंगे, धक्का लगाएंगे, तो वह अनबैलेंस्ड फोर्स में आएगा और बॉक्स जो है मूव करेगा एक जगह से दूसरे जगह। ओके, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन वी राइड अ बाईसाइकिल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं, राइड करते हैं, तो क्या होता है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, जब हम पैडल को स्टॉप कर देते हैं, द बाईसाइकिल बिगन्स टू स्लो। बाईसाइकिल क्या होता है, स्लो हो जाता है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक जगह फ्रिक्शन लगता है। यदि हम साइकिल चलाते हैं तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन लगता है, एक तो सरफेस का लगता है रोड का, और दूसरा इन्वायरमेंट में जो हवा है ना उसका भी फ्रिक्शन लगता है। ओके, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन।
ये फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है और यह मोशन को प्रभावित करता है, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, इन ऑर्डर टू कीप द बाइसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन। जब फिर पैडल हम मारना शुरू कर देते हैं बाइसाइकिल में, तो बाइसाइकिल मूव होना फिर शुरू हो जाता है। इट दस appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the pushing force and frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required, and the change in its speed or in the direction of motion would continue as long as this unbalanced force applied. Okay, however, if this force is, यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि यदि हम किसी भी वस्तु में फोर्स लगाते हैं और बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो वह जो है यूनिफॉर्म मोशन में वो मूव करता है। लेकिन वहीं यदि हम अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं कम ज़्यादा, तो वह क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है वस्तुएं। ओके, यहाँ पे फिगर 8.4 में दिखाया गया है, ये दो बच्चे हैं जो कि ए बॉक्स पे धक्का लगा रहा है। तो ये इसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये बी में धक्का लगाया इसमें भी, लेकिन फिर भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन सी में जैसे ही धक्का लगाया, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, मतलब ये बॉक्स की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा यदि धक्का लगाया तो ये मूव ऑन किया बॉक्स। गॉट इट? रिमूव्ड completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. Now we will discuss about first law of motion. Okay, by observing the motion of objects on an inclined plane, Galileo deduced that objects move with a constant speed when no force acts on them. He observed that when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases. Yes, जैसा कि फिगर 8.5a में दिखाया गया है, आगे देख लेंगे। In the next chapter, you will learn that the marble falls under the unbalanced force of gravity as it rolls down and attains a definite velocity by the time it reaches the bottom. Its velocity decreases when it climbs up as shown in figure 8.5b. Figure 8.5c show a marble resting on an ideal frictionless plane inclined on both sides. Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. Okay, if the inclination of the planes on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered
while rolling done. Okay, if the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distance till it reaches the original height. Okay, if the right side plane were ultimately made horizontally, that is, the slope is reduced to 0. Okay, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. Okay, the unbalanced force on the marble in this case as 0. It thus suggests that an unbalanced external force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion. Okay, in practical situation, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. This is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on top of the planes. Here figure A B, यहाँ पे ऊपर से ये बॉल को गिराया गया है, तो यहाँ पे जैसे ही ये नीचे आएगा तो ये फास्ट तेज हो जाएगा. ओके, लेकिन ये जो है नीचे से यदि ऊपर फेंका जा रहा है तो यह क्या होगा, इसकी मूव करने की जो कैपेबिलिटी है, मतलब स्पीड कम रहेगा. ठीक है, फिगर 8.5 ए द डाउनवर्ड मोशन. ओके, बी द अपवर्ड मोशन ऑफ अ मार्बल ऑन एन इंक्लाइनेड प्लेन. ओके, सी ऑन अ डबल इंक्लाइनेड plane. Got it? No. Newton further studied Galileo ideas on force and motion and presented three fundamental laws that govern the motion of objects. These three laws are known as Newton's law of motion. न्यूटन उसके बाद क्या किया, गैलीलियो के आइडियाज़ को समझा, स्टडी किया. उसके बाद 3 फंडामेंटल लॉ दिए दैट गवर्न द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. दीज 3 लॉ आर नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन. इसको हम क्या कहेंगे, ये जो लॉ दिया कौन, न्यूटन, इसको न्यूटन्स लॉ कहेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहेंगे. द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्टेटेड एज एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. यदि कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही रहना पसंद करेगा, स्थिर ही रहेगा जब तक कि उसमें एक्सटर्नल बल न लगे. यदि कोई भी वस्तु गति में है तो वह वस्तु गति में ही रहेगा जब तक कि उसमें बाह्य बल, उस पर फोर्स उसको प्रभाव न करे. क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स. जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई भी वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, यदि वो मूवमेंट में है, गति में है, मोशन में है,
तो वह गति में ही रहना चाहेगा। ओके, इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन in a qualitative way. The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. यदि कोई भी वस्तु रुका हुआ है और वह रुका हुआ ही रहना चाहता है तब तक जब तक उसको कोई डिस्टर्ब न करे, इस तरह की वेलोसिटी, इस तरह की जो बातें होती है इसे हम इनर्शिया भी कहते हैं, जड़ता मतलब जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दिस इज व्हाई द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब जो भी वस्तु, यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वह रुका हुआ ही रहना पसंद करेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल उस पर इम्पैक्ट न डाले। गॉट इट? Certain experience that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car. With the application of the brakes, the car slows down, but our body tends to continue in same state of motion because of its inertia. A sudden application of brakes may thus cause injury to us by impact. हम सभी जब बस में ट्रैवल करते हैं या कार में ट्रैवल करते हैं, यदि ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है तो ब्रेक लगाने से मैकेनिकल होने के वजह से कार तो रुक जाती है, लेकिन हम सभी का जो बॉडी है एक मोशन में रहता है। जब कार चलती है तो जिस स्पीड से कार चल रही है तो बॉडी भी एक उसी मोशन में रहना चाहती है जब तक कि उसमें एक्सटर्नल, जैसे ही ब्रेक लगता है तो बॉडी तो मूवमेंट में है, लेकिन ब्रेक लगने से कार या बस रुक जाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। यदि सडन ऐसा होता है तो आगे मुझे चोट भी लग सकता है और दुर्घटना भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि बस में, कार में यदि आप ट्रैवल कर रहे हो तो सीट बेल्ट लगा के रहना चाहिए। ओके, गैलीलियो गैली was born on 15 February 1564 in Pisa, Italy. Galileo, right from his childhood, had interest in mathematics and natural philosophy, but his father, Vincenzo Galilei, wanted him to become a medical doctor. Accordingly, Galileo enrolled himself for a medical degree at the University of Pisa in 1581, which he never completed because of his real interest in mathematics. In 1586, he wrote his first scientific book, The Little Balance, L.A. Balancetia, in which he described Archimedes' method of finding the relative densities or specific gravities of substances using a balance. In 1589, in his series of essays De Motu, he presented his theories about falling objects using an inclined plane to slow down the rate of descent. Okay. In 1592, he was appointed professor of mathematics at the University of Padua in the Republic of Venice. Here he continued his observation on the theory of motion, and through his study
of inclined planes, and the pendulum formulated the correct law for uniformly accelerated objects, that the distance the object moves is proportional to the square of the time. Okay, Galileo was also a remarkable craftsman. He developed a series of telescopes whose optical performance was much better than that of other telescopes available during those days. Around 1640, he designed the first pendulum clock. In his book Steady Messenger on his astronomical discoveries, Galileo claimed to have seen mountains on the moon. Okay. The Milky Way made up of tiny stars and 4 small bodies orbiting Jupiter. In his books, okay, Discourse on Floating Bodies and Letters on the Sunspots, he disclosed his observation of sunspots. Okay, using his own telescope and through his observation on Saturn and Venus, Galileo argued that all the planets must orbit the sun and not the earth. Okay, contrary to what was believed at that time. Got it? Or collision with the panels in front, safety belts are worn to prevent such accidents. Safety belts exert a force on our body to make the forward motion slower. इसलिए बस में जब हम ट्रैवल करते हैं या कार में ट्रैवल करते हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है. एन अपोजिट एक्सपीरियंस इज इनकाउंटर्ड व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड द बस बिगेन टू मूव सडनली. ऐसा भी होता है यदि हम बस में खड़ा रहते हैं और अचानक से बस यदि खुल जाती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरा पैर जो होता है वो बस के फ्लोर से सतह से लगा हुआ रहता है और बॉडी जो है एक स्टैटिक मतलब रुका हुआ है, वो मूवमेंट में नहीं है. लेकिन अचानक मूवमेंट में आने से वो पीछे की ओर झुक जाता है. वहीं बताया गया है नो वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड्स, पीछे की ओर झुक जाते हैं. दिस इज बिकॉज द सडन स्टार्ट ऑफ द बस ब्रिंग मोशन. जैसे ही सडनली बस स्टार्ट होता है तो बस क्या होता है, मोशन में आ जाता है. टू द बस एज वेल एज टू आवर फीट, मेरे पैर जो होते हैं इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, वह बस के फ्लोर से के कॉन्टैक्ट में रहता है. बट द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी, लेकिन मेरा बॉडी शरीर जो होता है वह रेस्ट मतलब स्थिर रहता है तब तक. रेस्ट ऑफ आवर बॉडी अपोज दिस मोशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. क्योंकि मेरा पैर मोशन में, बस जैसे ही मूवमेंट में आया, मोशन में आया तो मेरा पैर भी मोशन में आ गया, लेकिन मेरा बॉडी जो है मोशन में नहीं है, तो इसलिए वो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाता है. नो व्हेन अ मोटर कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड. दिस कैन अगेन बी एक्सप्लेनेड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ इनर्शिया. तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम काम करता है. वी टेंड टू कंटिन्यू इन आवर स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड बाय द इंजन टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मोटर कार.
we slip to one side of the seat due to the inertia of our body. Okay, the fact that a body will remain at rest unless acted upon by an unbalanced force can be illustrated through the following activities. Okay, here is activity. Make a pile of similar carom coins on a table as shown in figure 8.6. Okay, attempt a sharp horizontal hit at the bottom of the pile using another carom coin or the striker. Okay, if the hit is strong enough, the bottom coins moves out quickly. Once the lowest coin is removed, in the inertia of the other coins make them fall vertically on the table. यदि हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, आप देख भी सकते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं 8.6, तो ये स्ट्राइकर से इसको यदि हिट किया तो सबसे बॉटम में जो कॉइन है उसको हिट किया तो सबसे बॉटम वाला तो मूवमेंट में आ गया, बट उसके ऊपर में जो रखा हुआ है कॉइन वो स्टिल नीचे आ जाएगा, बिकॉज ऊपर जो भी कॉइन रखा हुआ है वो रेस्ट मोशन में है, उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगा तो वो नीचे आ जाएगा और वो रेस्ट में आ जाएगा. तो फिगर 8.6, ओनली द कैरम कॉइन एट द बॉटम ऑफ पाइल इज रिमूव्ड व्हेन अ फास्ट मूविंग कैरम कॉइन और स्ट्राइकर हिट्स ऑन इट. यदि हिट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सबसे नीचे वाला जो है बॉटम वाला सिर्फ और सिर्फ वो ही बाहर निकलेगा, बाकी जो भी है वो नीचे आके रुक जाएगा. ओके, अब दूसरा एक्टिविटी देखते हैं. यहाँ पे सेट अ 5 रुपी कॉइन ऑन अ स्टिपिंग कवरिंग एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर स्टैंडिंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 8.7. गिव द कार्ड अ शार्प हॉरिजॉन्टल फ्लिक विद अ फिंगर. If we do it fast, then the card shoots away, allowing the coin to fall vertically into the glass tumbler due to its inertia. The inertia of the coin tries to maintain its state of rest even when the card flow up. यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर 8.7 में ये गिलास है, उसके ऊपर एक स्ट्रिप रखा हुआ है, एक कार्टून की तरह कह सकते हो या कुछ स्लाइड जैसा रखा हुआ है, उसके ऊपर ये एक सिक्का रखा हुआ है. यदि वो कार्ड को हम उंगली के माध्यम से उंगली से बहुत ज़ोर से हिट करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड को, तो ये सिक्का क्या होता है, नीचे गिर जाता है. बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिक्का जो है रेस्ट में है और वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उस पर बाह्य बल नहीं लगेगा. तो ये कार्ड तो आगे मूव कर गया लेकिन ये सिक्का जो है वो गिलास के अंदर गिर गया. ओके, गॉट इट. नो एक्टिविटी हेयर. प्लेस अ वाटर फिल्ड tumbler on a tray. Hold the tray and turn around as fast as you can. We observe that water spills away. Observe that a groove is provided in a saucer for placing the tea cup. It prevents the cup from toppling over in case of sudden jerks. Got it? Inertia and mass. यहाँ पे वी विल डिस्कस अबाउट इनर्सिया एंड मास. इनर्सिया मतलब जड़ता, जड़त्व, और मास क्या होता है, द्रव्यमान इसको हिंदी में कहते हैं. गॉट इट. ऑल द एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटीज गिवन सो फार इलुस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन.
ओके। If it is at rest, it tends to remain at rest. If it is moving, it tends to keep moving. This property of an object called its inertia. यदि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा। यदि वह मूवमेंट मतलब गति में है, मोशन में है, तो वह मोशन में ही रहना चाहेगा। इसे ही जड़ता का नियम और न्यूटन का पहला लॉ कहते हैं। गॉट इट? डू ऑल बॉडीज हैव द सेम इनर्शिया? वी नो दैट it is easier to push an empty box than a box full of box. Similarly, if we kick a football, it flies away, but if we kick a stone of the same size with equal force, it is hardly moves. We may in fact get an injury in our foot while doing so. Similarly, in activity 8.2 instead of ए, यहाँ पे कहने का ये अर्थ है यदि हम फुटबॉल को अपने फीट से मारते हैं तो मूव कर जाता है, लेकिन उसी शेप का उतना ही बड़ा यदि हम किसी पत्थर को अपने फीट से किक करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। बिकॉज यदि पत्थर को यदि हम किक करेंगे तो मेरे फीट में भी चोट आ जाएगा, इंजरी आ जाएगा, बिकॉज वो हैवी हो जाएगा और फीट से उसमें हिट करना काफ़ी मुश्किल टास्क हो जाएगा और मेरे फीट को इम्पैक्ट भी पड़ेगा। गॉट इट? 5 रुपीज़ कॉइन, इफ़ वी यूज a 1 rupee coin, we find that a lesser force is required to perform the activity. A force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. This is because in comparison to the cart, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. Accordingly, we say that the train has more inertia than the cart. ट्रेन का जो होता है मोर इनर्शिया होता है कंपेरेटिवली कार्ट के। ओके, क्लियरली हैवियर और मोर मासिव ऑब्जेक्ट, इससे स्पष्ट होता है कि जिसमें मास द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट में मास ज़्यादा होगा, हैवियर होगा, हैवी होगा, उसका इनर्शिया जो होगा ज़्यादा होगा, लार्जर इनर्शिया। क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। तो ऑब्वियस सी बात है, इनर्शिया जो है किस पे, मास पे भी निर्भर करता है कि उसमें कितनी क्वांटिटी है, उसका मास क्या है। वी में दस रिलेट इनर्शिया एंड मास एज फॉलोवेज। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी, inertia is the natural tendency of an object to resist a change in its state of motion or of rest. The mass of an object is measure of its inertia. लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इनर्शिया जो है यह नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन मास जो है उसके एक्टिविटी में बदलाव ला देता है। यदि किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको पुल या पुश करने में बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन वहीं यदि उतना हैवी ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका इनर्शिया भी बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा और वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। नो, वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, got it? The first law of motion indicates that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes, that is, the object gets an acceleration. We would now like to study
how the acceleration of an object depends on the force applied to it and how we measure a force. Let us recount some observation from our everyday life. Okay. During the game of table tennis, if the ball hits a player, it does not hurt him. जब हम टेबल टेनिस खेलते हैं, यदि हम उसमें बॉल को हिट करते हैं, ओके, अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम, तो वह बॉल जो है प्लेयर को हार्म मतलब हर्ट नहीं करता है, मतलब चोट नहीं पहुंचाता है. ऑन द अदर हैंड, व्हेन अ फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स अ स्पेक्टेटर, इट मे हार्ट हिम. वहीं यदि हम क्रिकेट के बॉल को डायरेक्ट हम कैच लेते हैं, डायरेक्ट पकड़ते हैं, हिट किया हुआ, तो मुझे हर्ट मतलब चोट पहुंचाता है. नो. नेक्स्ट, अ ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग अ रोड साइड, but a moving truck, even at a speed as low as 5 meters per second, may kill a person standing in its path. यदि कोई ट्रक रेस्ट में कहीं पे पार्क में है, तो वह किसी को, यदि रोड साइड में पार्क हो रहा है तो किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा. लेकिन वही मूव कर रहा है ट्रक 5 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से स्पीड से, तो वह किसी भी पर्सन को कुचल भी सकता है और उसकी जान जोखिम में आ सकती है. नो, वी विल डिस्कस. नेक्स्ट, अ स्मॉल मास सच एज अ बुलेट मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम गन. एक छोटा सा मास मतलब बहुत कम मास के, सच अ बुलेट में किल अ पर्सन, जो बुलेट गोली होती है बंदूक से जो निकलती है, वह किसी भी पर्सन को ख़त्म कर सकता है, मार सकता है. मे किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम गन, यदि वह गन से निकला हुआ हो. दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी. वह बुलेट जो होता है, जो बंदूक से निकलता है, उसका बहुत ज़्यादा मास नहीं होता है, बहुत कम ही मास रहता है, लेकिन उसमें वेलोसिटी इतना होता है, मास के साथ साथ वेलोसिटी इतना होता है कि वह किसी भी आदमी को किल कर सकता है. इससे स्पष्ट होता है और मनुष्य पे या किसी पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा. सिमिलरली, इफ एन ऑब्जेक्ट इज to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. In other words, there appear to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity. One such property called momentum was introduced by Newton. The momentum p of an object is defined as the product of its mass m and velocity v, that is p. Momentum equal to m into v, mass गुना velocity. तो किसी चीज़ में यदि मोमेंटम है तो वह क्या होगा, मास और वेलोसिटी के गुणनफल होगा. मोमेंटम हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. मोमेंटम के पास जो होता है दिशा के साथ साथ, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड परिमाप भी होता है. इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. इसका दिशा जो होता है जस्ट लाइक वेलोसिटी, वेग की ओर ही होता है, वेलोसिटी v. द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kg m मीटर पर सेकेंड. ओके.
मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। सिंस द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, it is therefore clear that a force also produced a change of momentum. Okay, let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. If one or two person give a sudden push unbalanced force to it, it is hardly starts, but a continuous push over some time results in a gradual acceleration of the car to this speed. It means that the change of momentum of the car is not only determined by the magnitude of the force but also by the time during which the force is exerted. It may then also be concluded that the force necessary to change the momentum of an object depend. आपने कभी देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, कार वगैरह जब ड्राइव करता है कोई तो कार रुक जाता है और बाद में उसे जो है ना धक्का लगा के उसको स्टार्ट करना होता है उस कार को, क्योंकि उसकी बैटरी जो होती है कुछ डेड हो जाती है, तो उसको एक रोड पे कंटिन्यूअस पुश करना होता है। डेड बैटरी हो जाती है तो यदि हम उस कार में कंटिन्यू थोड़ा दूर तक यदि हम पीछे से पुश करते हैं तो वह क्या होता है, कार स्टार्ट हो जाता है। गॉट इट? ऐसा आपने देखा होगा एवरीडे लाइफ में भी कि ऐसा होता है जनरली। On the time rate at which the momentum is changed. Next, the second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Second law कहता है, motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force in the direction of force. Got it? Now I will discuss about mathematical formula of second law. Suppose an object of mass m is moving along a straight line, ठीक है, with an initial velocity u. It is the uniformly accelerated to velocity v in time t by the application of a constant force F throughout the time t. The initial and final momentum of the object will be P1 equal to mu and P2 equal to mv respectively. The change in momentum directly proportional P2 minus P1. जो ये मोमेंटम में चेंज आया है तो उसको क्या करेंगे, P2 minus P1 करेंगे। ओके, the rate of change of momentum directly proportional m into v minus u by t. Okay, और the applied force F directly proportional m into v minus u by t. Okay, F equal to km into v minus u by t equal to kma. Okay, here a equal to v minus u by t is the acceleration, which is the rate of change of velocity. Got it? The quantity k is constant of proportionality. The SI unit of mass and acceleration are kg and meter per second square respectively. Okay, the unit of force is so chosen that the value of the constant k becomes 1 for this one unit of force is
defined as the amount that produces an acceleration of 1 meter per second square in an object of 1 kg mass, that is, okay, 1 unit of force equal to k into 1 kg into 1 meter per second square. Thus the value of k becomes 1 from equation 8.3. F equal to ma, force equal to mass into acceleration. The unit of force is kg meter per second square or Newton, okay, which has the symbol n. The second law of motion gives us a method measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration. Okay, the second law of motion is often in action in our everyday life. Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in the ground gradually pulls his hands backward with a moving ball? Why? In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to zero. Thus, the acceleration of the ball is decreased, and therefore the impact of catching the fast moving ball, figure 8.8, is also reduced. If the ball stopped suddenly, then its high velocity decreases to zero in a very short interval of time. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be large. Therefore, a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder. In a high jump athletic event, the athletes are made to fall either on a cushioned bed or on a sand bed. This is to increase the time of the athlete's fall to stop after making the jump. This decreases the rate of change of momentum, and hence the force tried to ponder how a cricket player break a slab of ice with a single blow. ओके, आपने देखा होगा जब आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या होता है, जब कोई फील्डर कैच लेता है तो डायरेक्ट कैच होल्ड नहीं कर लेता है, वह बॉल को पकड़ते वक्त वो धीरे धीरे उसमें टाइम भी देता है और धीरे धीरे उसके एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है उसको भी कम करता है। उससे क्या होता है, उसके पाम में, हथेली में कम इम्पैक्ट पड़ता है और उसके पाम हर्ट नहीं होता है, चोट नहीं पहुंचता है। यदि कोई हिट किया हुआ बॉल को डायरेक्ट यदि फील्डर पकड़ ले तो उसके पाम में इंजरी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे जैसा कि बताया गया है, ये यहाँ पे डायरेक्ट पकड़ेगा तो इंजरी हो जाएगा, इसके हाथ में चोट जख्म आ जाएगा। लेकिन वहीं यदि कोई बॉल आया हिट होके, इसको धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे पकड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, ये इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा और पाम में इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा और पाम सुरक्षित रहेगा। गॉट इट? तो फिगर 8.8, अ फील्डर पुल्स हिज हैंड्स ग्रेजुअली विद मूविंग अ बॉल व्हाइल होल्डिंग अ कैच। तो जैसे ही फील्डर बॉल को होल्ड करता है तो वो ग्रेजुअली करता है, ऐसे तुरंत सडनली नहीं करता है। और आप दूसरा एक एग्जांपल आप ये भी देखे होंगे कि यदि कोई भी व्यक्ति जंप वगैरह करता है, कहीं बहुत ऊपर से यदि जंप करता है तो नीचे में सैंड, बालू का वो मैट तरह से बिछा दिया जाता है, क्योंकि यदि कोई भी आदमी यदि सैंड पे जंप करेगा तो उसमें धीरे धीरे वो नीचे
जो सबसे बॉटम में जो ग्रेविटेशन होता है वहाँ पे बालू का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा दबने का होता है, तो उसके पैर में जख्म नहीं आएगा। इसलिए जब भी कोई जंप करता है तो नीचे कारपेट या बालू जैसे सतह को मिट्टी बना दिया जाता है जिससे कि इंजरी पैर में न हो। आप समझ गए होंगे। यह सेकेंड लॉ ऑफ, ये जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ को बताता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टेटेड फ्रॉम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इक्वेशन 8.4 इज F इक्वल टू एम ए और F इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू बाय टी और एफ टी बराबर एम वी माइनस एम यू। दैट इज व्हेन F इक्वल टू 0 V इक्वल टू U for whatever time t is taken. This means that the object will continue moving with uniform velocity u throughout the time t. If u is 0, then v will also be 0. That is, the object will remain at rest. Okay. Now we will discuss about third law of motion. Okay. Third law of motion. The first two laws of motion tell us how an applied force changes the motion and provide us with a method of determining the force. The third law of motion states that when one object exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. Okay. These forces act on different objects and never on the same object. In the game of football, sometimes we, while looking at the football and trying to kick it with a greater force, collide with a player of the opposite team. Both feel hurt because each applies a force to the other. In other words, there is a pair of forces and not just one force. The two opposing forces are also known as action and reaction forces. जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें दो ग्रुप होता है। यदि कोई एक तरफ के एक ग्रुप के बच्चे फुटबॉल को किक किया पैर से, फिट से, तो वो जो दूसरे वाले ग्रुप के पास जाएगा तो उसको भी उतना चोट ही लगेगा जितना कि ये ग्रुप ए वाले ने हिट किया। जितना प्रेशर लगा के, जितना ज़ोर से यह अपने फिट से हिट किया, उतना ही चोट उसको भी लगेगा, ग्रुप बी वाले को। ओके। लेट अस कंसीडर टू स्प्रिंग्स बैलेंस कनेक्टेड टूगेदर एज शोन फिगर 8.10. The fixed end of balance B is attached with a rigid support like a wall. When a force is applied through the free end of spring balance A, it is observed that both the spring balance show the same reading on their scales. It means that the force exerted by spring balance on balance B is equal but opposite in direction to the force exerted by the balance B on balance. Any of these two forces can be called as action and the other as reaction. This gives us an alternative statement of the third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction. Every action there is an equal and opposite. जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम एक्शन लेंगे
उसके ठीक अपोजिट रिएक्शन भी होगा। जितना ज़ोर से हम किसी चीज़ में धक्का मारेंगे तो उधर से भी उतना ही रिएक्शन आएगा, इन अपोजिट रिएक्शन, उधर से भी उतना ही अपोजिट मुझे चोट लगेगा। However, it must be remembered that the action and reaction always act on two different objects simultaneously. Okay? Here, figure 8.10, action and reaction forces are equal and opposite. यहाँ पे इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है। आपने कभी देखा होगा, यदि आप स्प्रिंग को अपने दोनों उंगली से खींचते हो, यदि एक उंगली से यदि आप खींचने के बाद तुरंत यदि छोड़ देते हो तो दूसरे उंगली में भी चोट लगता है। तो जितना एक्शन हुआ, मतलब जितना खींचे उतना ही स्पीड से वो सिकुड़ेगा, फिर उसके बाद चोट लगेगा। गॉट इट? सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन रोड, यू मस्ट एक्सेलरेट एंड दिस रिक्वायर्स अ फोर्स इन अकॉर्डेंस विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, विच इज दिस फोर्स? It is the muscular effort you exert on the road. Is it in the direction we intend to move? No, you push the road below backwards. The road exerts an equal and opposite force on your feet to make you move forward. यदि हम रोड पे चलते हैं तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन काम करता है और वहाँ पे भी एक्शन और रिएक्शन होता है। जितना हम आगे बढ़ते हैं, यदि हम किसी चीज़ को हिट करते हैं तो मैंने जितना ज़ोर से हिट किया उधर से भी उतना ही हिट मुझे मिलेगा, चोट लगेगा. ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट इवन थ्रू the action and reaction forces are always equal in magnitude, these forces may not produce acceleration of equal magnitudes. This is because each force acts on a different objects that may have a different masses. Different object के different mass होते हैं और different तरह का उसका magnitude होता है, और डिफरेंट तरह से यदि हम एक्शन लेंगे तो उधर से डिफरेंट तरह से रिएक्शन भी मिलेगा. व्हेन अ गन इज फायर्ड इन एक्सर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट, यदि गन को फायर्ड किया जाता है तो उसमें क्या होता है, बुलेट बाहर निकलता है. तो जितना स्पीड से वो बुलेट बाहर निकलता है, तो आप यदि कभी चलाए होंगे बंदूक तो पीछे भी धक्का लगता है. The bullet exerts an equal and opposite force on the gun. जितना स्पीड से आगे गया उतना ही धक्का मतलब पीछे लगेगा. तो जो भी व्यक्ति गन चलाते हैं तो बहुत कॉन्शियस हो के वो गन चलाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि यदि हम लापरवाही करेंगे तो मुझे भी जख्म पड़ सकता है, मुझे भी चोट लग सकता है. दिस रिजल्ट्स इन द रिकॉइल ऑफ द गन. फिगर 8.1. Since the gun has a much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. Because होता क्या है कि बुलेट छोटा होता है, जो गोली होता है छोटा होता है, और गन जो होता है कंपैरेटिवली बुलेट के हैवी होता है. तो धक्का जितना गोली में लगा वो फॉरवर्ड आगे हुआ, उतना ही धक्का इस गन में भी लगता है. लेकिन गन हैवी होने की वजह से और जो चलाने वाले होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है. द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट एज द सेलर जंप्स फॉरवर्ड.
the force on the boat moves it backward. फिगर 8.12। जैसा कि आप देखे होंगे कि यदि आप बोट में जाते हो, कभी कभी उसमें जो बोट चलाने वाले होते हैं उसको पानी में कूदना होता है, जंप करना होता है। तो जैसे ही बोट पे खड़ा हो के जितना ज़ोर से वो जंप करेगा तो बोट भी उतना ही पीछे, जितना वो आगे जाएगा व्यक्ति जिस प्रेशर से, उतना ही बोट पीछे वो धकेलेगा भी। गॉट इट? हेयर फिगर 8.1 recoil force on the gun, ओके, एक्सेलरेटिंग फोर्स ऑन अ बुलेट। ये बुलेट मूव कर रहा है, इधर भी जो है ना एक फोर्स लग रहा है। अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड रिक्वाइल ऑफ द गन, ओके। यहाँ पे हेयर फिगर 8.12 एज द सेलर जंप्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड। यहाँ पे यह व्यक्ति जो है जैसे ही इस पे जंप करना चाहता है, जैसे ही ये इस पे जंप करेगा तो ये पीछे फॉरवर्ड हो गया, ओके। एक्टिविटी, रिक्वेस्ट टू चिल्ड्रेन टू स्टैंड ऑन टू सेपरेट कार्स एज शोन फिगर 8.13, गिव देम अ बैग फुल ऑफ सैंड और सम अदर हैवी ऑब्जेक्ट्स, ask them to play a game of catch with the bag. Does each of them experience an instantaneous force as a result of throwing the sandbag? You can paint a white line on a cart wheel to observe the motion of the two carts when the children throw the bag towards each other. Okay? यहाँ पे दो बच्चे हैं, एक बॉय है एक गर्ल्स है। ये एक पोटली दे दिया गया है, उसमें बालू सैंड भर दिया गया है और इसको बोल रहा है कि एक दूसरे को खेलने के लिए, इधर से ये फेंकेगा और इधर से ये फेंकेगी, और देखना है कि इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है फेंकने के बाद। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही ये इसको फेंकेगा, ये इसको फेंकेगा, ये लड़का ये पोटली को फेंकेगा तो ये पीछे जाएगा। फिर यदि ये पोटली को लेके फिर इसको फेंकेगी तो ये भी पीछे जाएगी। गॉट इट? नो प्लेस टू चिल्ड्रन ऑन वन कार्ट एंड वन ऑन अनदर कार्ट. The second law of motion can be seen as the arrangement would show different acceleration for the same force. The cart shown in this activity can be constructed by using 12 mm or 18 mm thick plywood board of about 50 cm into 100 cm with two pairs of hard ball bearing skate wheels are good to use. Skate boards are not as effective because it is difficult to maintain a straight line motion. Got it? Now we will discuss about what you learn. First law of motion. An object continues to be in a state of rest or of uniform motion along a straight line unless acted upon by an unbalanced force. Okay, the natural tendency of object to resist a charge in their state of rest or of uniform motion is called inertia. The mass of an object is measure of its inertia. Its SI unit is kilogram kg. Force of friction always oppose motion of objects. Okay. Second law of motion. The rate of change of momentum of an object is proportional to applied unbalanced force in the direction of the force. Okay.
The SI unit of force is kg meter per second square. This is also known as Newton and represented by the symbol N. A force of 1 Newton produces an acceleration of 1 meter per second square on an object of mass 1 kg. The momentum of an object is the product of its mass and velocity and has the same direction as that of the velocity. Its SI unit is kg meter per second square. Velocity का SI unit is kg meter per second. Third law of motion. To every action there is an equal and opposite reaction, and they act on two different bodies. Got it? So here is my video is wind up. So thank you so much friends. Hope you will learn something new. Got it?